नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां किसकी दावेदारी और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा किस पर भारी। उपचुनाव की 28 सीटों में से क्या इन 2 सीटों पर चुनावी मुद्दा राम मंदिर ही होगा? क्या राम के नाम पर बिना नेताओं के नहीं बनेंगे काम? नेपानगर और सुर्खी में आखिर क्यों नेता बहा रहे हैं आस्था की गंगा? क्या इस गंगा में वोटर लगा पाएगा डुबकी? नेपानगर में बीजेपी सांसद की वोट की अपील हो या फिर सुर्खी में वायरल वीडियो वाली समझाइश, इस आस्था पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा। मेरा नाम राम साथियों, आज एक यही मुद्दा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा के लिए वोट देने के लिए ये एक ही मुद्दा काफी है, एक ही मुद्दा। मिशन 28 में उपचुनाव की इन 2 सीटों पर क्या राम का नाम ही जिताएगा चुनाव? क्या राम के नाम की लगेगी दौड़? क्या विकास के मुद्दे रह जाएंगे पीछे? इन 2 सीटों पर क्या राम का नाम ही चुनावी मुद्दा होगा? जिन सीटों का ना तो राम मंदिर निर्माण से कोई धार्मिक कनेक्शन है, ना ही कोई सियासी, तो क्यों बहा रहे हैं नेता आस्था की गंगा? नेपानगर और सुर्खी में क्या राम के नाम का टेका लेकर बीजेपी चुनाव में अपनी नैया पार लगाना चाहती है? ये सवाल विरोधी दाग रहे हैं। सबसे पहले नेपानगर चलते हैं। भाइयों, मेरा नाम राम साथियों, आज एक यही मुद्दा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा के लिए वोट देने के लिए ये एक ही मुद्दा काफी है, एक ही मुद्दा। नेपानगर की खकनार में करोड़ों के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंच से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जिस तरीके से वोट की अपील कर रहे हैं, उस पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो जनता के पास जाए और वोट ले, तो एकमात्र रहकर और वो आ जाते सीधे राम मंदिर के ऊपर। तो राम मंदिर उनकी आस्था का विषय है, तो क्या हम लोगों की आस्था का विषय नहीं है? नेपानगर से सुर्खी विधानसभा सीट पर चलते हैं, जहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राम शिलाओं का विधि विधान से पूजन किया था। इन शिलाओं को पूरी सुर्खी विधानसभा सीट पर घुमाया जा रहा है रथ के जरिए। आखिर इसका मकसद क्या है? क्या वोटर से आस्था के जरिए होगा गठबंधन? क्या राम भरोसे होंगे सुर्खी में चुनाव? सुर्खी में इन दिनों एक वायरल वीडियो की भी धूम है, जहां इस बीजेपी कार्यकर्ता की वोटर को दी जा रही समझाइश, जो बता रहा है कि अगर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में ईंटें लगवाना चाहती हो तो फूल पर वोट डालो। ये है जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा, ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो उन्होंने सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, उन अलग मिलने। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राम बीजेपी के लिए हमेशा से केवल आस्था का विषय रहे हैं, राजनीति का नहीं। देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण की नींव पर कांग्रेस भी राममय होती दिखाई दी थी। सवाल है कि चुनाव में क्या नेताओं का राम के नाम के बिना काम नहीं बनेंगे? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। क्या नेपानगर और सुर्खी में सुनाई दे रही है ये सियासी धुन? क्या वोटर लगाएगा आस्था की गंगा में डुबकी? आस्था की दौड़ में विकास के मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं छूट गए? सागर से रचित दुबे और बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुद्ध के लिए क्या कभी आपने सियासी युद्ध देखा, जहां मिलावट पर सियासी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है?
क्या पिछली सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है? मिलावटखोरों और माफियाओं पर नकेल कसी गई थी इस अभियान से। इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता के बदले सुर, क्या कोई नया दांव है? उपचुनाव का वक्त है तो कोई भी पार्टी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। एक उस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध। पूरे मध्य प्रदेश में ये सोच, ये योजना एक मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते मेरी थी। क्या ऐसे बदल जाते हैं सुर? जो बीजेपी पिछली सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर सवाल खड़े कर रही थी, वसूली और चंदा जुटाने का अभियान करार दे रही थी, व्यापारियों को प्रताड़ित करने वाला अभियान बता रही थी, आज क्या वही पिछली सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का क्रेडिट लेने की होड़ में है? उपचुनाव से पहले क्या बीजेपी इस मुद्दे को अपने हक में भुनाना चाहती है? उस मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण सदस्य था। एक उस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध। पूरे मध्य प्रदेश में ये सोच, ये योजना एक मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते मेरी थी। राजनीति इसी को कहते हैं क्या? कल तक जो आरोप थे चुनाव माहौल में, वो तमगे भी बन सकते हैं, लिहाजा सुर बदल गए हैं। अब पिछली सरकार के कामों का क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही मंत्री पद की सौगात पाए तुलसी सिलावट अब कमलनाथ सरकार में चलाए गए शुद्ध को लेकर युद्ध अभियान उनके दिमाग की उपज बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पहल पर पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था। और मैंने इसको जो बीमारी होती थी, कैंसर, सिंथेटिक दूध से सफेद जहर था, वो पनीर, मावा, घी, इसको लेकर शुद्ध के लिए पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ा। ये इससे बड़ी उपलब्धि एक जो आपने बोला, ये मिलावट के खिलाफ सिलावट, ये सबसे बड़ी मध्य प्रदेश सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का दावा है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत उनके गृह जिले भिंड से हुई थी और बाद में मिलावटखोरों और अवैध उत्खनन के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में ये अभियान शुरू किया। गोविंद सिंह ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर सिलावट की पहल पर शुद्ध का युद्ध अभियान शुरू हुआ था तो बीजेपी की सरकार में बंद क्यों हो गया? सिलावट जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर मुहिम चालू हुई है तो मैंने स्वयं सबसे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र लाहौर में मैंने चालू करवाई थी और माननीय कमलनाथ जी से मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने छापा लगवाया था और पूरे प्रदेश में चला। और अगर वो थे तो आज वो फिर मंत्री हैं, शिवराज सिंह की सरकार में सहयोगी हैं, दल बदल करके गए हैं, तो आज क्यों बंद कर रहे हैं? आज क्यों खुलेआम रेत माफिया चल रहा है, खुलेआम मिलावट हो रही है? गौरतलब है कि कांग्रेस शासनकाल में छेड़ा गया शुद्ध के लिए युद्ध एक ऐसा ही अभियान था जिसके तहत प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी भी किया था। कांग्रेस को लगता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की याद दिलाकर न केवल जनता का समर्थन हासिल किया जा सकता है बल्कि बीजेपी को कटघरे में भी वो खड़ा कर सकती है। खुलेआम मिलावट हो रही है, जगह जगह दूध और खोए में अभी पकड़े गए, भिंड मुरैना कई जिलों में दोबारा फिर चालू हो गई है भारी पैमाने पर। लोग मध्य प्रदेश का खोया, दूध और घी लेने से कतरा रहे हैं, तो तुलसी सिलावट जी को अब कौन सा सांप सूंघ गया है कि अब नहीं बोल पा रहे। असल में 28 सीटों के ये उपचुनाव केवल जीत हार के चुनाव नहीं है। कई नेताओं की पूरी सियासत दांव पर लगी है। नेता खुद समझ नहीं पा रहे कि कौन सा दांव वोटर के बीच चल पाएगा, इसलिए अब होड़ है, वोटिंग से पहले जो खाते में आ जाए उसके लिए दौड़ है। सवाल है कि शुद्ध के लिए क्या ये सियासी युद्ध है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। कांग्रेस उपचुनाव में बिकाऊ कितने टिकाऊ को मुद्दा बना रही है, गद्दार को भी हथियार बना रही है। लेकिन नेपानगर के सियासी रण में सुनाई दे रही है गद्दार कौन और गद्दारी किसने की गूंज। लेकिन यहां कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी गद्दारी को अपना हथियार बना रही है। दरअसल नेपानगर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस वायरल वीडियो पर मच गया है सियासी घमासान। वीडियो में सुमित्रा काजडेकर के निशाने पर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आप भी देखिए नेपानगर में आरोप प्रत्यारोप का ये अखाड़ा। मैं तो नेपानगर विधानसभा की विकास के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार की मैंने, लेकिन जब हमारे नेवी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस से भैया, और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भी जब उस समय वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो मुझे गद्दार बोले भैया कि तुम गद्दार हो। नेपानगर सीट पर गद्दार कौन इस शीर्षक के साथ वायरल किए जा रहे इस वीडियो के बाद यहां सियासत की सुई एक सवाल पर अटक गई है कि आखिर गद्दारी की किसने। सुमित्रा देवी काजडेकर इस वीडियो में एक पुराना किस्सा सुना रही हैं। बता रही हैं कि जब वे कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई थी तब इसी सीट से दावेदारी कर रहे राम किशन पटेल को उन्होंने फॉर्म वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। हालांकि सुमित्रा देवी काजडेकर के पास भी इस आरोप का कोई सबूत नहीं है। और उठाने के लिए पूरे कांग्रेस के संगठन को पता है भैया, पूरे कांग्रेस के संगठन बैठे थे। फॉर्म उठाने की रूट ने मेरे से 10 लाख रुपए लिए थे। तो गद्दार नहीं हुई कि कांग्रेस की प्रत्याशी हुई, आप बताइए। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे मैं पूर्व कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और रामकिशन पटेल भी आपको जानकारी में होंगे, वो भी दावेदारी कर रही थी और मैं भी दावेदारी कर रही थी। और हमने खुद स्वयं पूरे कांग्रेस के संगठन साथ में थे। एक घर पर जाकर मीटिंग हुई और उनको हमने फॉर्म उठाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। ये सत्य बात है। सभा में साशा या इत्तेफाक से बन गया ये वीडियो मतदाताओं तक पहुंचने से पहले कांग्रेस तक पहुंच गया। कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन पटेल आरोप में पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चुनाव मैदान के साथ कोर्ट में भी मिलेंगे। पटेल सुमित्रा देवी पर मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी में हैं। अनर्गल जो बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगे, इसके लिए मैं मानहानि का दावा वकील के माध्यम से करूंगा और मानहानि का केस उन पर दर्ज करने के लिए कार्रवाई करूंगा। खुद सुमित्रा देवी काजडेकर मीडिया में बात दोहरा रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने अपना प्लॉट बेचकर ये 10 लाख रुपए दिए थे। आप कोर्ट में मैं सत्य बोल रही हूँ। जो मैंने मेरे हाथ से 10 मेरे प्लाट बेच के उनको 10 लाख रुपए मेरे हाथ से फॉर्म उठाने के लिए दिए। ये सत्य बात है। कांग्रेस पूछ रही है कि अव्वल तो उनके पास 10 लाख रुपए आए कहां से, और सवाल ये भी कि इस मामले की याद उन्हें अब क्यों आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी ऐसी कहानियां गढ़ रही है। हमारा शासन से निवेदन है कि तत्काल सुमित्रा काजडेकर के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। रिश्वत देने का, किसी को खरीदने का। 10 लाख रुपया अगर उसने दी है तो 10 लाख रुपए का हिसाब चाहिए कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाई। ये काजडेकर जी को बहुत देर में याद आई ये बात, भूल गई थी पहले क्या? ये कठोर कल्पना है और ये मनगढ़ंत बात है, और इसलिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं है पार्टी छोड़ने का और भाजपा से चुनाव लड़ने का, इसलिए ऐसी वो बातें कर रही हैं। हालांकि बीजेपी से नेपानगर में चुनाव की कमान संभाले सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इस मसले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। ये तो जो उन्होंने कहा है वो आप उनसे पूछो, मैं इस पे मेरी तरफ से नहीं बोलूंगा। ये दोनों के बीच का मामला है, ये दोनों के बीच की बात है, और उन्होंने जो कहा उन्होंने अपने तरीके से वो बात रखी है। लेकिन फिलहाल वोटर के लिए ये वीडियो वॉर, ये आरोपों की झड़ी किसी सिनेमा का सा मजा दे रही है, और वोटर जांच पड़ताल में उलझे बगैर इन सियासी तमाशों का लुत्फ उठा रहे हैं। बुरहानपुर में शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुर्खी विधानसभा उपचुनाव में क्या जलाशय के रकबे को लेकर हो रही है तकरार? वोटर क्या आर पार की लड़ाई की मूड में हैं, जो जलाशय का रकबा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और मांग पूरी न होने पर सड़क पर उतरने के ऐलान ने क्या सियासी दलों की नींद उड़ाकर रखी है? आखिर जलाशय पर क्यों हो रही है तकरार,
यह पूरा मामला प्रस्तावित प्रहलाद जलाशय से जुड़ा है, जिससे कि 4 गांव के किसानों के चेहरे पर खुशी आई थी। तो आखिर क्यों मायूस हो गए यहां के किसान, देखिए इस रिपोर्ट में। सुर्खी में क्या जलाशय का मुद्दा रफ्तार पकड़ रहा है? क्या तालाब के रकबे पर तकरार हो रही है? क्या ये मुद्दा चुनाव में गरमा सकता है? सुर्खी विधानसभा के जेसी नगर ब्लॉक के ओरिया गांव में बनने वाले जलाशय को लेकर आखिर क्यों नाराज नजर आ रहे हैं ये वोटर? वो कौन सी मांग है जिस पर वोटर ऐलान कर रहा है? मांग पूरी नहीं हुई तो विरोध का अलग तरीका अपनाया जाएगा। सीधे सड़क पर गेटी फावड़ा लेकर विरोध जताया जाएगा। अगला कदम तो ये रहेगा कि पहले तो हम लोग रोड पर बैठेंगे। जैसे पहले मतलब महिलाएं गांव में पानी नहीं रहता तो मटके और जो भी बर्तन रख के बैठती थी ना, ऐसे हम लोग गेटी फावड़े हल वगैरह रख के उधर बैठे। बात यही नहीं रुकी, ऐलान तो यहाँ तक कर दिया गया, जो सियासी पार्टी इस परेशानी के भंवर से इन लोगों को निकालेगी उसकी नैया ही ये वोटर पार लगाएंगे। दरअसल इस मांग का कनेक्शन जुड़ता है प्रस्तावित प्रहलाद जलाशय से, जो सुर्खी विधानसभा के जेसी नगर ब्लॉक के ओरिया गांव में बनना है। गांव के कुछ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो जमीन निकल रही है तो वो चाह रहे हैं कि जमीन मतलब उतना ही तालाब बने, और हम लोगों की पूरे गांव की जो समस्त लोग आज खड़े हैं उन लोगों का मानना ये है कि बड़े तालाब से हमारे गांव का तो विकास होगा, साथ में अन्य गांव जैसे अगरिया है, सागोनी है, पड़रई गांव है, उन लोगों का भी विकास। मंत्री जी का क्या कहना है इसमें? मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी कोई मतलब उनने पूर्ण रूप से हम लोगों को संतुष्ट नहीं किया। 2017 में प्रहलाद जलाशय स्वीकृत हुआ था। जलाशय 1980-81 में हुए सर्वे के अनुसार बनना तय था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जलाशय का रकबा कम कर दिया गया है, जिससे जल भराव क्षेत्र कम हो जाएगा। नतीजा ये कि 4 गांव ओरिया, अगरिया, सागोनी, पड़रई के किसानों को सिंचाई के लिए इस जलाशय से फायदा पहुंचना था, लेकिन अब रकबा कम होने से महज एक गांव को इसका फायदा मिलेगा। जो तालाब बड़ा हुआ था ओरिया ग्राम पंचायत में वही बड़ा रहे, ताकि हमारे गांव की 75% भूमि के सिंचित में लाभ होगा। अन्यथा पड़रई ग्राम में, सागवानी, ओरिया 4 गांव लाभान्वित होंगे और इसका हम पूर्ण रूप से चारों गांव के लोग, 4 पंचायत के लोग समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी गांव वालों की समस्या के निराकरण का आश्वासन दे रही है, तो वहीं कांग्रेस किसानों के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये वैसे संज्ञान में आया है कि इसका जो रकबा है वो कुछ रकबा कम किया गया है, तो जो ग्रामीण जन की मांग है उनकी मांग को देख के क्या चाह रहे हैं, उसके बाद उसको देखने के बाद जो ग्रामीणों की मांग है उसको पूरा कराने का प्रयास। उन सारे एरिया के किसानों को सम्मिलित करके जलाशय बनाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ हो सके। ऐसी मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में वो खड़े रहते हैं और हमारी सरकार बनने ही वाली है, हम निश्चित तौर पर उस रकबे की भी वृद्धि करेंगे और किसान को कभी निराश नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियां उपचुनाव के वक्त कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। ऐसे में सवाल है कि जलाशय का मुद्दा क्या उपचुनाव में गरमा सकता है? आखिर 4 गांव के ये वोटर किस पार्टी की नैया पार लगाएंगे? सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।